अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तंजीला नवाज़ की कलम से तहरीर करदा नावल सफ़र सल्तनत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। चलते हैं नावल की जानिब। किस्त नंबर 8। यह है अर्शिया का कमरा। अब बुराक, उम्र, मुराद और हफ्सा अर्शिया के रूम में मौजूद थे। बुराक स्टडी टेबल से अर्शिया की बुक्स उठाकर बॉक्स में डाल रहा था। वैसे एक बात बताओ बुराक, क्या अहान लाला सच में पढ़ा रहे अर्शिया को? उमर ने बुराक की जानिब देखा। नहीं, लाला ये बुक्स मंगवाकर इन्हें बेचेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। मुराद को उमर से चिढ़ हो गई थी। लाला का तो पता नहीं, लेकिन ये काम तुम कर सकते हो। उमर ने भी जुबान दिखाई थी। अरे उमर, वो मजाक कर रहा है। अहान सच में चाहता है अर्शिया का ख्वाब पूरा हो। बुराक ने हंसते हुए कहा। मेरा मजाक नहीं, इसके साथ ही से बता दें। उमर ने मुराद को देखते हुए कहा। मैं कौन सा तुमसे मजाक करने को मरा जा रहा हूँ? मुराद भी चुप रहने वालों में से नहीं था। हाँ, तुम मजाक कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुराद या तुम खुद ही एक मजाक हो। बातों में भला उमर खान से कोई जीत भी सकता था क्या? अरे, तुम लोग क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हफ्सा ने उमर और मुराद की जानिब देखते हुए कहा। चलो हो गया। बुराक ने बॉक्स मुराद को पकड़ाया था। मुराद और उमर जा चुके थे। सुनो। बुराक जो बाहर की जानिब जा रहा था, हफ्सा की आवाज़ पर रुका। बुराक शाह को जहर लगते थे वो इंसान जो उसे पीछे से रोकते थे, ख़ास तौर पर लड़कियाँ। वो बुराक शाह था, लड़कियाँ दीवाना थी उसके लिए, लेकिन उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन हफ्सा का रोकना बुराक के दिल को सुकून दे गया था। जी, मेरी बहन ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? मेरा मतलब है अहान के साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की ना? हफ्सा बुराक के सामने खड़ी हुई थी। फिक्र ना करें, मेरी भाभी ने किसी को तंग नहीं किया, वो बहुत अच्छी हैं। बुराक ने हफ्सा की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत गहरे हैं यूं तो समंदर के ही। उसकी आंखों की बात अपनी है। और अहान को हफ्सा की ने दोबारा सवाल किया, क्योंकि वह अर्शिया को बहुत अच्छे से वाकिफ थी। अब अहान का तो वही बता सकती है। अब अहान का तो वही बता सकता है। अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है, खुदा हाफिज़। बुराक कहकर जा चुका था। क्या कर रही हैं मोरे? हुरिया ने किचन में दाखिल होते हुए सवाल किया, जहाँ ज़रमीना बेगम मौजूद थी। बच्चे मुराद के लिए चाय बना रही हूँ, ज़रमीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कौन सा टाइम है चाय पीने का? 12 बज रहे हैं। इतने नखरे तो अहान लाला भी नहीं करते जितने मुराद करता है। हुरिया ने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए कहा। अरे बच्चे, वो ऐसा ही है। भाभी, आपको दाजी बुला रहे हैं, आप मेरे साथ आएँ, तैयबा बेगम ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। बच्चे, ये चाय मुराद के कमरे में दे आना, मैं जा रही हूँ, ज़रमीना बेगम ने अपना दुपट्टा सही करते हुए कहा। उफ़, क्यों आई मैं किचन में? मैं जितना दूर रहने की कोशिश करती हूँ उस जल्लाद शाह से, ये सब मुझे उसी के पास भेजते हैं। हुरिया ने कप में चाय डालते हुए कहा। ये ले अपनी अमानत। बुराक ने एक बॉक्स अहान की स्टडी टेबल पर रखते हुए कहा। सब है ना इसमें? अहान मुस्कुराया था। हाँ मेरी जान, सब है इसमें, तो फिक्र न कर। क्या हुआ है बुराक? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या तेरी मुलाकात हुई है हफ्सा से? अहान शाह बुराक शाह से मुतल्लिक हर बात जानता था। हाँ हुई है। बुराक भी अहान से कुछ छुपाता नहीं था। क्या कोई बात हुई है क्या? तो इतना बेचैन क्यों है? अहान को बुराक कुछ उलझा सा लगा था। यार अहान, मैं जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही उसके पास चला जाता हूँ। वो लड़की मुझ में मुझसे ज़्यादा है, उसे भूल नहीं पा रहा मैं। तुझे पता है, आज मैंने बस एक दफ़ा उसकी आंखों में देखा ना, मुझे अपना आप डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे एक डर सा लगा था। किस बात का डर? बुराक के मुंह से डर का अल्फाज अहान शाह ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था। वो लड़की, तुझे पता है, मुझे आज उसकी आंखों में देखने से डर लगा। ऐसा लगा था कि अगर मैंने दोबारा उसे देखा तो उससे दूर नहीं हो सकूँगा। बुराक ने एक गहरी सांस ली। तुझे वो पसंद है? अहान बुराक के अल्फाजों से अंदाज़ा लगा चुका था। अहान, तेरे यार को इश्क हो गया है उस लड़की से। अब उससे दूर रहना बहुत मुश्किल सा हो रहा है। दादी से बात करते हैं इसके बारे में, तो फिक्र ना कर, मैं हूँ ना। अहान ने बुराक के कंधे पर हाथ रखा था। अहान की बात पर बुराक ने हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि बुराक जानता था कि अहान शाह ने उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं। जब अहान शाह कहता था कि वो सब संभाल लेगा, तो वो वाकई सब संभाल लेता था। फिल्ज़ा डार्लिंग, कैसी हो तुम? जन्नत फिल्ज़ा के कमरे में दाखिल हुई थी। तुम यहाँ? इतनी रात को क्या काम है? फिल्ज़ा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, क्योंकि फिल्ज़ा को अकेला रहना पसंद था। वो इसके रूम में आए उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जन्नत फिल्ज़ा के पास बेड पर बैठी थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उमर खाने में क्या पसंद है? क्यों? तुम ये सवाल क्यों कर रही हो?
तुम्हें क्या काम है उसे? फिल्ज़ा को जलन हुई थी। फिल्ज़ा डार्लिंग, मुझे पता होना ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बाद में मैंने ही तो संभालना है उमर को। जन्नत ने शर्माते हुए कहा। क्या क्या मतलब है इस बात का? ओह, ऐसे रिएक्ट नहीं करो जैसे तुम कुछ पता ही ना हो। जन्नत ने एक अदा से कहा। क्या मतलब है इस बात से, क्या नहीं पता मुझे? अब फिल्ज़ा सीधी होकर बैठी थी। मेरी उमर से बात चल रही है, हम इसीलिए तो आए थे तुर्की से। अब चलो शाबाश, मुझे बताओ उमर को क्या पसंद है। जन्नत के चेहरे पर खुशी थी। उठो, मुझे सोना है। क्या हुआ है फिल्ज़ा? जन्नत को अब फिल्ज़ा का ऐसा रवैया अजीब सा लगा था। मुझे सोना है, तुमने सुना नहीं? मुझे सोना है, निकलो मेरे कमरे से। लेकिन फिल्ज़ा, मुझे ये बताओ उमर को पसंद क्या है? तुम उमर की काफ़ी अच्छी दोस्त हो ना, तो तुम्हें पता होगा। नहीं हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ ना तुमने, और गाजर का हलवा बहुत पसंद है उसे। अब जाओ यहाँ से। फिल्ज़ा ने जन्नत के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसे क्या हुआ है? जन्नत ने फिल्ज़ा के कमरे के दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा। अब कौन जाएगा उस जलाद शाह को चाय देने? कहाँ जा रही हो हूरी? अहान को अभी आया था, हुरिया को ऊपर की जानिब जाते देख सवाल किया। जलाद शाह के पास, हुरिया फौरी बोली। ओके, मुराद को चाय देने जा रही हूँ, अहान ने हंसते हुए कहा। लाला यार, गलती से निकल गया मुँह से, मुराद को मत बताइएगा कि मैं उससे ये बोलती हूँ, हुरिया ने इल्तिजा की थी। ओके, मैं उसे नहीं बताऊँगा कि तुम उसे जलाद कहती हो, अहान ने शरारत से कहा। लाला बात सुने, ये जाए जलाद, मेरा मतलब है मुराद को दे दे, मुझे नींद आ रही, मुझे सोने जाना है, हुरिया ने मासूमियत से कहा। दो, मैं दे दूँगा, लेकिन लड़की, मुझे अच्छे से पता है तुम क्यों नहीं जा रही वहाँ। इतना भी जलाद नहीं है मेरा भाई, बहुत अच्छा है वो, अहान हंसते हुए ऊपर की जानिब बढ़ा था। मैंने कब बोला वो बुरा है, बस ज़रा सा खड़ूस है, हुरिया खुद से बातें करती हुई अपने रूम की जानिब बढ़ी थी। फिल्ज़ा उमर के रूम में दाखिल हुई थी, लेकिन उमर को ना पाकर अब वो लाउंज की जानिब बढ़ी थी। तुम बहुत खूबसूरत लड़की, उमर खान की ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम। फिल्ज़ा को लाउंज में उमर से बात करने आई थी। उमर को बात करते सुन वही रुक गई। फिल्ज़ा ने उमर की जानिब देखा था, जहाँ वो एक तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था। कौन है ये? क्या जन्नत सच बोल रही थी? लेकिन ये कौन है? क्या ये जन्नत की तस्वीर है? फिल्ज़ा ने उमर के हाथ में पकड़ी तस्वीर देखते हुए कहा, जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वाकई जन्नत सच बोल रही थी, मतलब उमर को जन्नत पसंद है। फिल्ज़ा ने उमर की जानिब देखते हुए कहा, जो तस्वीर को बहुत प्यार से देख रहा था। अहान कमरे में दाखिल हुआ तो अर्शिया सुकून से सो रही थी। अहान ने कोट उतारकर सोफे पर फेंका था और ख़ुद भी सोफे पर बैठा था। अहान ने अर्शिया की जानिब देखा, जो सोते हुए एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। अर्श, तुम कितनी मासूम लगती हो सोते हुए, अहान ने सुबह की बातें याद आने पर फ़ौरन कहा। अब अहान ने बेड से एक तकिया और ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर रखा। अहान चाहता था वो बेड पर सो सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्यों अर्शिया की हर बात मानता है। वो बहुत थक चुका था, इसीलिए चेंज किए बगैर ही सो गया। रात के 3 बज रहे थे जब बुराक शाह की आँख खुली। बुराक ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए चेंज करने चला गया। ब्राउन शलवार कमीज़ के साथ वो क्रीम कलर की शॉल पहने हवेली से बाहर निकला था। 15 मिनट चलने के बाद बुराक अब रुका था। बुराक ने एक नज़र सामने देखा, जहाँ मस्जिद थी। बुराक का दिल एक अजीब तरीके से धड़क रहा था। क्या हुआ है बच्चे? बुराक बहुत गौर से मस्जिद को देख रहा था। जब उसे अपने पीछे से आवाज़ आई थी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अस्सलाम वालेकुम रहमान पापा, बुराक ने बहुत प्यार और एहतराम से सवाल किया था। रहमान साहब इस मस्जिद के इमाम थे, जो 3 बजे ही मस्जिद में आ जाते थे, क्योंकि उन्हें 4 बजे फजर की अजान देनी होती थी। रहमान साहब शाह फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे। सब लोग रहमान साहब की बहुत इज्जत करते थे। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? रहमान साहब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? बुराक के लहजे में एक डर था। हाँ मेरे बच्चे, तुम जा सकते हो। रहमान साहब अहान शाह के बहुत करीबी थे। अहान शाह अपनी हर परेशानी उन्हें बताता था, इसलिए वो बुराक की हालत के बारे में जानते थे। मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा ना? मैं बहुत गुनहगार हूँ, वो मुझे धुतकारेगा तो नहीं? बुराक का लहजा अलग सा था। नहीं, वो बहुत रहीम है। तुम पहाड़ों जितने गुनाह करके भी अगर उसके आगे एक आंसू बहाओगे ना, तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा, रहमान साहब ने प्यार से कहा। लेकिन मैं हमेशा खुदा से दूर भागा हूँ, क्या वो मुझे अपनाएगा? हाँ, तुम एक दफ़ा हाथ बढ़ा कर देखो, वो थाम लेता है गुनाहगारों को भी। रहमान साहब को अहान शाह ने बुराक के बारे में सब बताया था। मुझ में हिम्मत नहीं है इस पाक जगह पर कदम रखने की, मुझ में हिम्मत नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। बुराक के कदम पीछे हुआ। रहमान साहब बुराक को हाथ पकड़कर मस्जिद में लाए थे। ये लो,
इतनी सी बात थी, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और खुदा तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए तुम्हें यहाँ तक आने की तौफीक दी है। अब रहमान साहब मस्जिद के अंदर चले गए थे। बुराक मस्जिद में खड़ा बहुत गौर से मस्जिद को देख रहा था। वो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, हर तरफ सुकून ही सुकून था। मस्जिद में कदम रखकर बुराक को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। बुराक वज़ू खाने की जानिब बढ़ा था। सर्दियों की रातें थी। बुराक ने गर्म की बजाय ठंडे पानी से वज़ू किया था। बुराक एक गहरी सोच में मुब्तला था। वज़ू के बाद वो मस्जिद के अंदर बढ़ा था। रहमान साहब जो सूरह यासीन की तिलावत कर चुके थे, उनकी नज़र सामने पड़ी तो वो मुस्कुराए थे, जहाँ बुराक नमाज़ पढ़ रहा था। कितने अजीब होते हैं ना खुदा तेरे लोग। कुछ मगरिब की नमाज़ अदा करने मस्जिद नहीं आते और कुछ तहज्जुद पढ़ने मस्जिद में आते हैं। वाकई ख्वाहिशें अधूरी हों तो खुदा कितना याद आता है। रहमान साहब बहुत प्यार से बुराक को दिख रहे थे। बुराक ने अब सलाम फेरा था। बुराक ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए थे, वो सजदे में झुका था। अब आंसू दरिया की मानित बह रहे थे। ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा आपको रद्द किया। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें। मेरा दिल तकलीफ़ से फट रहा है। ये तकलीफ़ मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तेरी ज़ात बहुत रहीम है। तू मेरे दिल के दर्द से वाकिफ़ है। मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है। या अल्लाह, इस तकलीफ़ को ख़त्म कर दे। इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। मेरे दिल का दर्द मुझसे बयान नहीं हो रहा। बुराक सजदे में गिरा रो रहा था। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में गिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से कह नहीं सकते। रहमान साहब बुराक को देखकर मुस्कुराए थे, क्योंकि आहान शाह हमेशा उन्हें कहता था कि वो दुआ करें कि बुराक खुदा की जानिब लौट आए। वो आहान शाह था जिसके लिए बुराक भाइयों से भी बढ़कर था। आहान हमेशा बुराक शाह की हदायत के लिए दुआ करता था। वो कोई आम दोस्तों की तरह नहीं था। वो चाहता था कि बुराक की दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हों। आहान की दुआ कबूल भी हुई। खुदा ने बुराक को हदायत दी। रहमान साहब हाथ में कुरान मजीद लिए बुराक के पास आकर बैठे थे। बुराक ने 10-20 मिनट रोने के बाद सजदे से सर उठाया था। बुराक ने गहरी सांस ली थी। पता नहीं कितने सालों की तकलीफ़ थी जो आज बुराक ने खुदा के सामने आंसुओं की सूरत में बहाई थी। बुराक के दिल में एक बेसुकूनी सी थी जो अब सुकून में बदल गई थी। बेशक सुकून तो सजदों में ही मिलता है। ये लो। रहमान साहब ने कुरान बुराक की जानिब बढ़ाया था। क्या मैं इस मुक़द्दस और पाक किताब को अपने हाथों से छू सकता हूँ? बुराक ने एक नज़र अपने खाली हाथों को देखा। बच्चे, डरो नहीं, तुम खुदा के पसंदीदा बंदे हो। रहमान साहब का लहजा नरम था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको कैसे पता? बुराक ने नज़रें झुकाए हुए जवाब दिया, जब बुराक की आंखों से एक आंसू बहा था। बच्चे, खुदा ने तुम्हें तहज्जुद की नमाज़ के लिए चुना है, और तहज्जुद की तौफीक खुदा अपने पसंदीदा बंदों को ही देता है। रहमान साहब ने बुराक के हाथों में कुरान पकड़ाया था, जिसे बुराक ने थाम लिया था। क्या ये मुझे सुकून देगी? बुराक के लहजे से उसके दिल की तकलीफ़ और बेसुकूनी वाज़िया हो रही थी। तुम पढ़कर देखो। यह दुनिया की वाहिद किताब है जिसे पढ़ने से सवाब और सुकून दोनों मिलता है। इसमें हर परेशानी का हल है। रहमान साहब अंदर जा चुके थे। बुराक ने एक नज़र कुरान को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू बहा था, जिसे बुराक ने साफ नहीं किया था। बुराक ने कुरान को दोनों हाथों से पकड़कर अपने लबों से चूमा था। अब बुराक ने सूरह रहमान खोली थी। बुराक जैसे जैसे सूरह रहमान पढ़ रहा था, उसे अपने जिस्म के हर हिस्से में सुकून उतरता महसूस हो रहा था, जो सुकून बुराक को 18 सालों तक कोई नहीं दे सका था। आज वो एक किताब ने दे दिया था। आज बुराक को आहान की कही हुई बातें याद आ रही थीं। खुदा के कलाम में बहुत ताकत होती है। सही ही तो कहता था आहान शाह, तुम अल्लाह की जानिब चल कर जाओ, खुदा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा। सुबह के 6 बज रहे थे। फिल्ज़ा हवेली की लॉन्च में टहल रही थी। फिल्ज़ा गहरी सोच में मुब्तला थी। उमर जो शहर जा रहा था, फिल्ज़ा को लॉन्च में देखकर उसकी जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम चिपकली। उमर वाइट कलर की शर्ट पहने, जिसके नीचे ब्लैक पैंट थी। वो वजी और बहुत खूबसूरत मर्द लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम। फिल्ज़ा ने उमर की जानिब देखा, जो मुस्कुरा रहा था, जिसकी वजह से उमर के गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे, जो फिल्ज़ा को बचपन से पसंद थे। क्या हुआ है चिपकली, इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिल्ज़ा ने अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब किया था। नहीं,
तुम परेशान हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उमर अब फिज़ा के सामने आकर खड़ा हुआ था। कहा ना तुम्हारी गलतफहमी है। फिज़ा के दिमाग में जन्नत की रात की बातें घूम रही थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात सोई नहीं थी। पहली बात तो ये कि मुझे गलतफहमी नहीं होती, और तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उमर की बात पर फिज़ा ने उमर की जानिब देखा। फिज़ा का दिल किया वो उमर से लिपट कर रोए। क्यों था वो ऐसा? क्यों वो फिज़ा के वो दर्द भी देख लेता था जो फिज़ा ने बहुत सफाई से अपने अंदर छुपाए होते थे। लेकिन मेरे मामले में हुई है तुम्हें गलतफहमी। तुम जाओ जहाँ जा रहे थे। फिज़ा ने अपना लहजा सख्त किया था। नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं हूँ ना, सब सही कर दूँगा। फिज़ा का दिल किया कि वो उसे सब बता दे, क्योंकि फिज़ा जानती थी कि वो उमर था जो सिर्फ कह नहीं रहा था बल्कि वो कर भी सकता था। कहाँ ना जाओ, किसी और की परवाह करो, किसी और की फ़िक्र करो। वैसे भी अब हम बचपन जैसे नहीं रहे। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आ चुके हैं। फिज़ा ने संजीदगी से कहा। कोई भी शख्स किसी दूसरे की जगह को नहीं भर सकता। दिल में जगह भी फिंगरप्रिंट की तरह होती है, जो कभी किसी से मैच नहीं होती। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। उमर कहकर फ़ौरन अपनी कार में निकल चुका था, जबकि फिज़ा उसे जाते हुए देख रही थी। फिज़ा को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो कभी लौटकर नहीं आएगा। अर्शिया बीबी, आपको ज़रमीना बीबी बुला रही हैं। अर्शिया जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी, साइमा की आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अच्छा, मैं आती हूँ। अर्शिया ने अपना दुपट्टा सलीके से अपने सर पर लिया था। आओ मेरे बच्चे। ज़रमीना बेगम अपनी कुर्सी से उठी थी। ये मनाज़र हवेली के बाहर लाउंज के हैं। यहाँ बहुत सी औरतें मौजूद थीं जो अपने अपने मसाइल बता रही थी, और ज़मीना बेगम कुर्सी पर बुराजमान उनके मसाइल सुन रही थी। ये कौन है? अर्शिया को इतनी औरतें देखकर अजीब सा लगा था। आओ तो, ये हैं आपकी सरदारनी, अहान शाह की बीवी अर्शिया शाह। ज़मीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम सरदारनी। सब औरतों ने अर्शिया को सलाम किया था, जिसका जवाब अर्शिया ने बहुत प्यार से दिया था। तो अर्शिया, आज से ये कुर्सी तुम्हारी है। ज़मीना बेगम ने अर्शिया को कुर्सी पर बिठाया था। आज से आपके सब मामलात आपके सरदारनी अर्शिया शाह देखेंगी। अब आप लोग जा सकती हैं। ज़मीना बेगम ने प्यार से कहा। सब औरतें जा चुकी थीं। अम्मी क्या कह रही हैं? हुरिया किचन के दरवाजे में खड़ी थी। कुछ नहीं, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? इकरा ने हुरिया के हाथ में बैग देखा तो फ़ौरन सवाल किया। अम्मी, काम आ गया है। लेकिन हुरिया, शाम के 4 बज रहे हैं और 7 बजे अंधेरा हो जाता है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। और लोग नहीं हैं क्या तुम्हारे ऑफिस वालों के पास? इकरा हुरिया के जॉब को लेकर अक्सर परेशान रहती थी। अम्मी, परेशान ना हो, आ जाऊंगी। मेरा जाना ज़रूरी है, हुरिया ने इकरा शाह को समझाते हुए कहा। हुरिया, किसी को साथ ले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सबर, मैं किसी को बोलती हूँ, वो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं जाओगी। अम्मी, क्या हो गया है? मैं अकेली ही जाती हूँ, अब फिक्र ना करे, आ जाऊँगी। अब परेशान ना हो, खुदा हाफिज़। हुरिया ने इकरा शाह को गले लगाया था। अब वो जा चुकी थी। इकरा शाह हुरिया को जाते देख बहुत घबरा रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ये बेवकूफ़ सरदार कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। अर्शिया लाउंज में सब औरतों के साथ मौजूद थी। अर्शिया ने सुबह से अहान को नहीं देखा था। क्या हुआ बच्चे? ज़मीना शाह ने अर्शिया को इधर उधर देखते हुए देखा तो सवाल किया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ है? अहान को ढूंढ रही हो क्या? ज़मीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अर्शिया ने जवाब दिया। अर्शिया के ऐसे जवाब देने पर वहाँ बैठी सभी औरतों ने अपनी हंसी रोकी थी। तो क्या सोच रही हो बच्चे? ज़मीना बेगम ने अर्शिया की जानिब देखा। वो मैं सोच रही थी कि यह सरदारी बहुत बड़ी चीज़ है, हम ये नहीं कर सकते। प्लीज़ आप ही संभाल लेना। अर्शिया इस बात को लेकर परेशान थी, इसलिए कह दिया। ओह मेरे बच्चे, मैंने कौन सा बोला है कि तुम अभी ही सीखो? मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। फ़िक्र ना करो, परेशान ना हो। ज़मीना शाह ने बहुत प्यार से अर्शिया के गाल पर हाथ रखा था। एक सेकंड के लिए अर्शिया को लगा था जैसे शाइस्ता बेगम ने उसके गाल पर हाथ रखा हो, क्योंकि ज़मीना बेगम अर्शिया को बहुत प्यार देती थी, जो अर्शिया ने सोचा नहीं था। लो, अहान आ गया। ओह भाई, अपनी बीबी को सरदारी सिखाओ, वो बहुत परेशान हो रही है। इकरा शाह अर्शिया की आंखों की नमी देख चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अहान ज़मीना बेगम के साथ आकर बैठा था। क्या कह रहे हैं आप चाची? अहान इकरा शाह की जानिब देख रहा था। बच्चे, तुम्हारी बीवी अब गांव की औरतों की सरदारनी बन चुकी है, लेकिन वो परेशान है, उसे लगता है वो सरदार नहीं सीख सकती। इकरा शाह ने सारी बात अहान को बताई थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो इंसान डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो मेरी बीवी है, बहुत मजबूत है, सब हैंडल कर सकती है। क्यों अर्श? अहान ने बहुत फ़ख्र से कहा था। हाँ, मैं कर सकती हूँ। अर्शिया ने अहान की जानिब देखा था। अर्शिया जो अभी तक उदास और बेचैन थी, अहान की बातों ने उसे सुकून दिया था।
क्या आप सब ने ऐसे ही मेरी बीवी को बच्चा समझा हुआ है? आप लोगों ने माना अर्श का कद छोटा है, लेकिन उसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सब औरतें मेरी बीवी को बच्चा समझ लें। अहान ने संजीदगी से कहा था, लेकिन वहाँ बैठी सब औरतें हंसी थी, जबकि अर्शिया का दिल किया वो अहान का खून पी जाए। अहान ने अर्शिया की जानिब देखा जो उसे ही घूर रही थी। अर्श, मैंने कह दिया है उन्हें, अब कोई तुम्हें बच्ची नहीं समझेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अहान कहकर फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़ गया। बदतमीज़। अर्शिया मुँह बनाकर बैठ गई थी, जिस पर ज़रमीना शाह ने खुद उसे गले लगाया था। इसे क्या हुआ है? हुरिया की कार अचानक रुकी थी। हुरिया अब नीचे उतरी थी। कार का टायर ख़राब हो चुका था। हुरिया ने आसपास देखा, लेकिन कोई शॉप नहीं थी। हुरिया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मोबाइल ऑफ हो चुका था। हुरिया को आदत थी अकेले आने जाने की। हुरिया शब बहुत मजबूत थी, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता था। अब ऐसे मनाजर थे। हुरिया एक रोड पर खड़ी हुई थी जो बहुत सुनसान था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सर्दियों की रातें थी, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था। हुरिया पैदल ही आगे की जानिब बढ़ी थी, क्योंकि वो वहाँ खड़ी इंतज़ार नहीं कर सकती थी। 10 मिनट चलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। हुरिया तेज़ तेज़ कदम रख रही थी। अब उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ आई थी, जिसकी वजह से हुरिया भागने लगी थी, लेकिन उससे पहले हुरिया भागती किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। हुरिया ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ 3 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक ने उसका बाजू पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे बेगैरत इंसान। हुरिया उनकी हवस भरी नज़रों को देख चुकी थी। कहाँ जा रही हो जानेमन, एक दिन हमारे साथ भी रह लो। वहाँ खड़ा एक शख्स शैतानी नज़रों से उसे देख रहा था। दूर हटो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम हुरिया शाह है। मेरे लाला तुम्हें जान से मार देंगे। हुरिया हुर्राई। जानेमन, हम तो तुम्हें जानते हैं। एक शख्स ने हुरिया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। कोई है? बचाओ मुझे। हुरिया चिल्लाई थी, क्योंकि वो जानती थी आगे उसके साथ क्या होने वाला है, और हुरिया शाह को अपनी इज्जत बहुत अजीज़ थी। ए शक्ल क्या देख रहा है, ले चल इसे। वहाँ खड़े एक शख्स ने दूसरे शख्स को कहा था। अब वो हुरिया को हाथ से पकड़े अपने साथ घसीट कर ले जा रहा था। कोई है? बचाओ मुझे। बुराक लाला, अहान लाला, बचाओ मुझे। हुरिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी कर। वो शख्स अब हुरिया को घसीट रहा था, जिसकी वजह से हुरिया की चप्पल निकल चुकी थी, और उसके पाँव पर चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था। कोई तो बचाओ मुझे, मुराद, कहाँ हो तुम? हुरिया बेबसी से चला रही थी। आखिरी नाम जो हुरिया के जहन में आया था वो था मुराद शाह। चल लड़की, शाहों को बहुत नाज है ना अपनी इज्जत पर। उनकी इज्जत आज पाँव के नीचे रोंदी तो कहना। अभी वो शख्स हुरिया को घसीट ही रहा था कि हुरिया अपना हाथ छुड़ा के भागी थी। वो अभी भाग ही रही थी कि उसका पाँव पत्थर से टकराया, जिसकी वजह से वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। हुरिया के सर पर चोट लग चुकी थी, जिसकी वजह से हुरिया को अपनी आंखें बंद होती महसूस हो रही थी। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमाएं। मेरी इज़्ज़त किसी की अमानत है, उसकी हिफाजत करें। ए अल्लाह, मैं अपनी इज़्ज़त आपके हवाले कर रही हूँ, इस पर कोई दाग ना लगने देना। उस शख्स को अपने पास आते देख हुरिया ने दिल में दुआ की थी। इससे पहले वो शख्स हुरिया को हाथ लगाता, किसी ने ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। मुराद। हुरिया की आंखों से आंसू बह रहा था। तुम भाभी को लेकर जाओ, उनको मैं देखता हूँ। मुराद के साथ मौजूद शख्स ने मुराद को जाने का इशारा किया था, जिसकी वजह से मुराद हुरिया की जानिब बढ़ा था। हुरिया जो बेहोश हो चुकी थी, मुराद ने उसे अपने बाजुओं में उठाया था और कार की जानिब बढ़ा था। फिल्ज़ा, सुनो, तुमने उमर को देखा है? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहा। जन्नत ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। नहीं, और मुझसे ना पूछा करो उसके बारे में। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। मैंने नहीं देखा उसे। फिल्ज़ा ने बीजान की गोद में सर रखा हुआ था। ओके फ़ाइन। जन्नत पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। अब फिल्ज़ा सीधी होकर बैठी थी। बच्चे, तुमने झूठ क्यों बोला उसे? बीजान फिल्ज़ा खान की रग रग से वाकिफ़ थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं उसकी नौकर नहीं हूँ। कभी क्या पूछती है उमर के बारे में, तो कभी क्या। मेरा दिल नहीं करता मैं उसे कुछ भी बताऊँ। फिल्ज़ा को कुछ याद आया था। बच्चे, वो उमर की कज़न है। बीजान ने फिल्ज़ा के सिर पर हाथ फेरा था। पहले मैं हूँ। फिल्ज़ा को जन्नत से नफरत सी होने लगी थी। लेकिन तुम तो कहती थी कि उन लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बीजान सब जानती थी। हाँ, तो आप ही कहती हैं ना कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते। एक बात सच सच बताओ गुड़िया, तुम्हें उनकी आदत होने लग गई है क्या? नहीं, हरगिज़ नहीं। उनकी आदत मैं कभी नहीं डालूंगी, क्योंकि पहले भी उनकी एक दफ़ा आदत डाली थी। क्या किया था? छोड़ गए थे मुझे। बच्चे, तुम उमर से नफ़रत के जितने भी दावे करो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है। नानो, आपको पता है आदत मौत से ज़्यादा तकलीफ होती है, और मैं अब किसी की आदत नहीं डालूंगी। उमर मुझे मेरे मुश्किल वक्त में छोड़ गया था। फिल्ज़ा की आंखों में नमी आई थी। उमर जो अपने कमरे की जानिब जा रहा था, फिल्ज़ा की बात सुनकर यहाँ आया था। फिल्ज़ा की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। सही तो कह रही थी फिल्ज़ा। रात के 1 बज रहे थे। बुराक, मुराद, अहान और आलिहान शाह अस्पताल के एक रूम में मौजूद थे।
अहान और आलिहान सोफे पर बैठे हुए थे। बुराक शाह बेड के पास मौजूद स्टूल पर बैठा था, जबकि मुराद शाह दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो मुसलसल बेड पर बेहोश लेटी हुरिया शाह को देख रहा था। लाला मुझे बचाएं, लाला, हुरिया चीखी थी। वो मनाजर उसकी आंखों के सामने लहराया था। गुड़िया कुछ नहीं हुआ, यहीं हूँ मैं। बुराक ने उसे अपने सीने से लगाया था। लाला वो मेरे साथ। हुरिया बुराक के सीने से लगे हिचकियाँ लेकर रो रही थी। इधर देखो, कुछ नहीं हुआ, सब सही है, कुछ नहीं हुआ। बुराक ने हुरिया का चेहरा प्यार से दोनों हाथों में थामा था। लाला, आप तीनों अच्छे नहीं हैं। मैंने आप लोगों को बहुत आवाज़ें दी थी, आप नहीं आए। हुरिया ने बुराक, अहान और आलिहान की जानिब इशारा किया था। मेरी गुड़िया, ऐसे ना बोलो। अहान ने हुरिया को गले से लगाया था। गुड़िया, आई एम सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस, मुझे बताओ कौन थे वो लोग। तुम्हारा लाला उन्हें अपने हाथों से मारेगा। आलिहान ने हुरिया को खुद से लगाया था। वो सब ऐसे ही थे। एक अगर तकलीफ़ में होता था तो सबको उसकी तकलीफ़ महसूस होती थी। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की हिम्मत थे वो लोग। लाला, मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। हुरिया ने बुराक की जानिब देखा। नहीं मेरी गुड़िया, तुम बिल्कुल ठीक हो। बुराक ने हुरिया का माथा चुमा था, क्योंकि वह समझ चुका था हुरिया क्या कहना चाह रही थी। हुरिया ने एक नज़र सामने दीवार से टेक लगाए खड़े मुराद की जानिब देखा, जो उसे ही देख रहा था। लाला, मुझे घर जाना है। हुरिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। बस ये ट्रिप ख़त्म हो जाए फिर चलते हैं। बुराक ने हुरिया को हौसला दिया था। नहीं लाला, ये लगवाना ज़रूरी नहीं है, चले ना, घर चलते हैं। हुरिया ने ज़िद की थी। बहुत ज़रूरी है ये ट्रिप, क्योंकि आपका बहुत खून ज़ाया हो चुका है, इसलिए ये ट्रिप बहुत ज़रूरी है, मुराद ने संजीदगी से मगर प्यार से कहा था। हुरिया ने बुराक की जानिब देखा था, जिसने फ़ौरन हाथ उठाकर ये बात जाहिर कर दी थी कि वो कुछ नहीं कहेगा। हुरिया ने अहान शाह की जानिब देखा था, जिस पर अहान शाह मुस्कुरा दिया था। मुराद, तुम मेरी गुड़िया से ऐसे बात नहीं कर सकते। अहान ने अपनी हंसी छुपाई थी। सरदार साहब, आपकी गुड़िया मेरी बीवी है। मुराद ने भी अपनी हंसी छुपाई थी। अब अहान ने हुरिया की जानिब देखा। यार लाला, जाने दे, ज़रा सी ही ट्रिप बाकी है, अभी ख़त्म हो जाएगी। हुरिया ने मुंह बनाते हुए कहा। कहाँ रह गया है बेवकूफ़ सरदार। अर्शिया बेचैनी से लाउंज में टहल रही थी, क्योंकि रात के 3 बजने को थे और अहान शाह अभी तक नहीं आया था, इसलिए अर्शिया को फ़िक्र सी हो रही थी। अब अर्शिया ने मुराद को कॉल मिलाई थी। 1 सेकंड बाद कॉल उठा ली गई थी। हेलो भाभी, मुराद के लहजे में एहतराम था। मुराद, वो कहाँ है? अर्शिया ने संजीदगी से सवाल किया। वो कौन? मुराद जानता था वो जिसकी बात कर रही है। अगर वो बेवकूफ़ सरदार तुम्हारे पास है तो मेरी बात करवाओ फ़ौरन। जैसा आपका हुक्म। मुराद ने मोबाइल अहान की जानिब बढ़ाया था। कौन है? अहान ने सवालिया नज़रों से मुराद को देखा था। आपकी सरदारनी, मुराद ने हंसते हुए कहा। हेलो। अहान रूम से बाहर गया था। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? किसके साथ हो? तुम्हें ज़रा भी मेरा ख्याल है या नहीं? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन तुम याशियाँ मार लो। अर्शिया ने अपने अंदर की सारी भड़ास उस पर निकाली थी। 1 सेकंड सांस लो। मैं बुराक लोगों के साथ हूँ, एक काम से आया हुआ हूँ। और तुम क्यों मेरा इंतज़ार कर रही हो? तुम तो हर वक्त कहती हो मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अहान ने अर्शिया को उसकी कही बात याद दिलाई थी। हाँ, तो अब भी मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो तो मुझे सोना था, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो सो जाओ, क्या मैं आकर सुलाऊँ? अर्शिया को तंग करने में अहान को मज़ा आता था। जहन्नुम में जाओ तुम बेवकूफ़ सरदार। अर्शिया ने कॉल कट कर दी थी। यह मनाजर एक फार्म हाउस के हैं, जो एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। बॉस, आपसे मिलने एक पुलिस वाला आया हुआ है। एक गार्ड ने आकर आसिफ ज़ैदी से कहा। आसिफ ज़ैदी, जो शराब के नशे में था, एक नज़र गार्ड की जानिब देखा। क्या है? कौन हरामखोर आया हुआ है? मुझे किसी से नहीं मिलना। आसिफ बदमज़ा हुआ था। उमर खान आया है। क्या? भेजो उसे। आसिफ ज़ैदी को हैरानी हुई थी। आसिफ ज़ैदी बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसके पास हर पुलिस वाला आता था। उसका सब पुलिस वालों से रब्ता था, लेकिन उमर को अपने फार्म हाउस पर देखकर उसे हैरानी हुई थी, क्योंकि जो पुलिस वाले उसे मिलने आते थे वो 2 नंबरी पैसा खाने वाले पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन उमर खान एक वफ़ादार पुलिस ऑफिसर था, जिसकी वफ़ादारी के बारे में आसिफ ने बहुत सुना था। कैसे आना हुआ ऑफिसर हमारे गरीब हवेली पर? आसिफ ने तंज मारा। वो केस के सिलसिले में आया था। उमर ने उसे उसी के केस के बारे में याद दिलाते हुए कहा। ओह, तो तुम मुझे फांसी दिलवाओगे? उमर की बात पर आसिफ के कान खड़े हो गए थे। नहीं नहीं, हमारी इतनी औकात कहाँ। मैं तो बस यहाँ आपसे ये कहने आया था कि आप इतने पावरफुल इंसान हैं, मैं आपके खिलाफ़ नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं आपसे हाथ मिलाने आया हूँ। मैं नहीं लड़ सकता आपसे, उमर ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मुझे पता है, आखिर को मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ। काफ़ी समझदार इंसान हो जो तुम वक्त रहते ही आगे मुझसे हाथ मिलाने। आसिफ ने अपनी तारीफ़ की थी। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि वो 14 लड़कियाँ जो आपने अगवा की हैं वो कहाँ हैं? उमर मुस्कुराया था।
उमर की बात पर आसिफ का कहका गूंजा था। ऐसे कैसे तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा जिससे मुझे यकीन आ जाए कि तुम वाकई मेरे हो? अच्छा, क्या करना होगा मुझे? उमर ने सवालिया नज़रों से आसिफ को देखा था। आसिफ कुछ सोचते हुए शैतानी मुस्कुराया था। मेरा केस एक इंसान और भी डील कर रहा है, तुम्हें उसे मारना होगा। आसिफ ने कुछ सोचते हुए कहा। कौन है आप, हुक्म करें। उमर मुस्कुराया था। बैरिस्टर मुराद शाह। उसे मारना है जान से। बताओ, मार सकोगे? आसिफ ने अपनी गन उमर के सामने मेज़ पर रखी थी। ऐसा कोई काम नहीं जो उमर खान ना कर सके। उमर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। आज ही करना है ये काम, शाम तक, क्योंकि उस कमीने ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। उसे मैं मरा हुआ देखना चाहता हूँ। आसिफ के लहजे में बहुत गुस्सा था। मुझे भी वो बहुत जहर लगता है। अपने हाथों से मारूंगा उसे, उमर ने गन उठाते हुए कहा। उमर के लहजे में बहुत नफरत थी। कब तक ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी मुझे? आसिफ की तो दिल की मुराद पूरी हो रही थी। 2 घंटे तक। उमर ने आसिफ को बिना देखे जवाब दिया था। वो जा चुका था। शमशेर। आसिफ ने अपने पीछे खड़े अपने पर्सनल गार्ड को मुखातिब किया। जी सर। हुक्म। गार्ड ने सर झुकाए कहा। इसका पीछा करो, मुझे इस पर यकीन नहीं है। देखो इसे कि यह मुराद शाह को मारता भी है या नहीं। आसिफ ने शक जताते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म। गार्ड उमर के पीछे गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुरिया लाउंज में बैठी हुई कुछ सोच रही थी जब उसे मुराद की आवाज़ आई। वो मैं जा रही थी। हुरिया अपनी जगह से उठने ही लगी थी जब मुराद ने उसे हाथ से पकड़कर बिठाया था। नहीं, बैठी रहो। अच्छा, वो मुझे कुछ कहना था। हुरिया हिचकिचा रही थी। पहले मुझे ये बताओ, मेरा बच्चा कैसा है? मुराद के लहजे में बहुत प्यार था। मैं हुरिया ने अपनी जानिब इशारा किया था। हाँ जी, आप कैसी हो? मुराद ने हुरिया के हाथ को कांपते हुए देखा तो फ़ौरन हुरिया का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा था। मैं ठीक हूँ। अब बताओ क्या कहना था? मुराद ने हुरिया को उसकी कही बात याद कराई। वो कल आपने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना मुराद शाह को बहुत अच्छे से आता है। मुराद ने संजीदगी से मगर प्यार से कहा। एक बात पूछूं? हुरिया को आज मुराद कुछ अलग सा लगा था। जितनी चाहे पूछो। मुराद शाह तो बना ही आपको जवाब देने के लिए है। मुराद के लहजे से प्यार की नहरें बह रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुराद शाह आपको कुछ होने देता? अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो ये तो इत्तेफाक था कि तुम वहाँ से गुजर रहे थे। अगर तुम वहाँ से नहीं गुजर रहे होते तो यकीनन आज मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका होता। हुरिया की आंखों में नमी आई थी। क्या तुम्हें अब भी इत्तेफाक लगता है? मुराद ने संजीदगी से सवाल किया। क्या यह इत्तेफाक नहीं था? हुरिया ने फ़ौरन नज़रें उठाई थी। नहीं। मुराद हुरिया को देखकर मुस्कुराया था। क्या मतलब? हुरिया को बहुत सी बातें याद आई थी। 2 साल पहले एक इंसान का आपको गुंडों से बचाना, सुनसान गली में एक अनजान शख्स का आपकी मदद करना, कार के साथ आपका एक्सीडेंट होने से आपको बचाना, और फिर कल ज़ुबैर मलिक के लोगों से आपको बचाना। यह सब इत्तेफाक है क्या? मुराद अब मुस्कुराकर हुरिया को देख रहा था, जबकि हुरिया फटी हुई आंखों से मुराद को देख रही थी। तुम्हें यह सब कैसे पता? ये सब हादसे जब हुए तो तुम तो इटली में थे ना? और कल वो अचानक तुम्हारा आना? हुरिया उलझी थी। मैं 5 साल इटली में था, लेकिन मेरी सांसें यहीं थी, और अपनी सांसों से बेखबर होना मुराद शाह के खून में नहीं है। मेरे मासूम से बच्चे, याद रखना, मुराद शाह जहाँ भी हो उसकी नज़र आप पर ही है, और मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद से बेखबर हो सकता हूँ, लेकिन हुरिया मुराद शाह से नहीं। मुराद के कहे एक एक अल्फाज को हुरिया ने महसूस किया था। सच ही तो कह रहा था वो। एक बात बताओ, तुमने मुझे कल कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि दादी हमेशा बोलते थे कि तुम्हारे साथ जाया करूं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें ठुकराया। तुम तो दादी से कभी झूठ नहीं बोलते ना, तो कल क्यों नहीं बताया उन्हें जो मेरे साथ हुआ? क्यों उन्हें कहा कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है? एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? क्या होती है? हुरिया की नज़रें मुराद के चेहरे पर टिकी हुई थी। एक औरत के कसूरवार होने के बावजूद उसकी तजलील नहीं करना, उसकी इज्जत का ख्याल करता है। मुराद का एक दर्जा इसलिए बुलंद रखा गया है क्योंकि वो मर्द का एक दर्जा इसलिए बुलंद रखा गया है क्योंकि वो औरत का मुहाफिज होता है। और जहाँ तक बात है झूठ की, तो मुराद शाह की ज़िंदगी की वो वाहद औरत हो जिसके लिए मैं 1000 दफ़ा झूठ बोल सकता हूँ। मुराद ने हुरिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा था। तुम जानते थे ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी हिफाजत क्यों की? हुरिया के रुखसार से एक आंसू बहा था। मैंने आपकी नहीं बल्कि अपनी सांसों की हिफाजत की है, और जहाँ तक बात मोहब्बत की है तो मेरी मोहब्बत काफ़ी है हमारे लिए। मुराद ने हुरिया का आंसू साफ किया था। अपना ख्याल रखना, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। मुराद जाने के लिए पलटा था। रुको,
हुरिया के जहन में एक अजीब सा ख्याल आया था। जी, मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? मुराद को हुरिया परेशान सी लग रही थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तुम मत जाओ, कल चले जाना। बच्चे, मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालता। तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मुराद ने हुरिया का माथा प्यार से चूमा था, क्योंकि मुराद हुरिया के लहजे में छुपा खौफ महसूस कर चुका था। कौन हो तुम लोग? मुझे खोलो। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। मेरा नाम मलक ज़ुबैर है, जानो तो मुझे। यह मंजर एक कमरे का है जहाँ सिर्फ 3 कुर्सियाँ और एक टेबल थी, जिसमें से एक कुर्सी पर मलक ज़ुबैर को रस्सियों से बांधा गया था। ए, शोर करना बंद कर। एक शख्स ने ज़ोरदार थप्पड़ मलक के चेहरे पर मारा था। ब्लैक कलर का पैंट कोट पहने, ब्लैक कलर की कैप पहने, वो ब्राउन आंखों वाला शख्स निहायत खूबसूरत था। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मलक चीखा था। कमीने, आवाज़ नीचे। उस शख्स ने ज़ोरदार थप्पड़ दोबारा मलक के मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से उसका होंठ फट चुका था। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मलक ने हार मानने वाले अंदाज में कहा। तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? तो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्द। अभी फ़िलहाल तुम अपने कर्मों की सज़ा भुगतो। क्या कह रहे हो तुम? क्या करने वाले हो तुम? अब वह शख्स दरवाजे के पास पड़ी बाल्टी की जाने बढ़ा था। बाल्टी में पड़ा ठंडा पानी उसने मलक पर फेंका था, जिसकी वजह से एक सेकंड के लिए तो मलक का सांस रुक चुका था। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अब मलक को खौफ महसूस हो रहा था। नहीं, गलत बात, तुम मुझे जानते हो, और इतनी आसानी से कैसे जाने दूँ? अभी तो बदला बाकी है। अभी उस शख्स ने मेज़ पर पड़ी रिमोट की मदद से एसी को फुल तेज़ किया था, जिसकी वजह से मलक को अपना आप बर्फ बनता महसूस हुआ था। ऐसा मत करो, बंद कर दो उसे, मैं मर जाऊँगा। मलक चीख रहा था, लेकिन वह शख्स कानों में बूफर लगाए कमरे से बाहर जा चुका था। अभी वो कार चला ही रहा था कि उसकी कार के सामने एक कार आकर रुकी थी। सामने मौजूद शख्स को देखकर मुराद अब अपनी कार से नीचे उतरा था। क्यों आए हो तुम, और ये क्या हरकत है? अपनी कार हटाओ, मुझे जाना है। मुराद का लहजा नॉर्मल था। क्या हुआ, मेरी बहन के इकलौते साले को बुरा लग गया है क्या? उमर मुस्कुराया था। क्या बदतमीज़ी है ये, अपनी कार हटाओ उमर, मुझे जाना है। अब की बार मुराद को गुस्सा आया था। हाँ हाँ जाओगे तुम, मगर वहाँ नहीं जहाँ तुम जाना चाहते हो, बल्कि वहाँ जहाँ मैं तुम्हें भेजूँगा। उमर ने अपनी पैंट की जेब से गन निकाली थी। क्या कर रहे हो तुम उमर? तुम अपने होश में तो हो ना? मुराद को उमर उस वक्त एक साइको लगा था। मुराद और उमर एक दूसरे को नापसंद करते थे, लेकिन इतना भी नहीं करते थे कि एक दूसरे की जान ले लें। हाँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ मुराद शाह, खुदा हाफिज़। अभी मुराद कुछ कहता उससे पहले ही उमर अपनी गन में से गोलियों की बरसात मुराद शाह पर कर चुका था। 4 गोलियां उमर ने मुराद शाह के सीने पर मारी थी और एक बाजू पर, जिसकी वजह से मुराद मुंह के बल ज़मीन पर गिरा था। खून पानी की तरह बह रहा था। उमर अब अपनी कार में बैठा था। एक नज़र मुराद शाह को देखने के बाद अपनी कार हवा की रफ्तार से उड़ाते हुए ले गया। आसिफ जैदी शराब के नशे में ढूंढता था जब उसका फ़ोन बजा। हाँ, आसिफ ने बेजारी से कहा। बॉस, उसने मार दिया मुराद शाह को। क्या? तुम सच कह रहे हो क्या? आसिफ सीधा होकर बैठा। यस बॉस, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सब मैंने चेक किया था। उमर के जाने के बाद मुराद शाह मर चुका है। काल पर मौजूद शख्स हंसा था। मुराद शाह मर चुका है? आसिफ पागलों की तरह हंसा था। अभी अर्शिया चेंजिंग रूम से बाहर निकली थी। ब्लैक कलर का पाँव तक आता फ्रॉक पहने, जिस पर ब्लू कलर का दुपट्टा था। बाल खुले छोड़े, कानों में झुमके पहने, साथ में ब्लैक कलर की हील पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी। अर्शिया की नज़र बेड पर लेटे अहान शाह पर पड़ी थी, जो दोनों बाजू अपनी आंखों पर रखे सो रहा था। उसे रात की बातें याद आई थी। उठो, तंग मत करो अर्श, सोने दो। अहान के लहजे से उसकी थकन वाज़ेह हो रही थी। मैंने कहा बेवकूफ़ सरदार, उठो मेरे बेड से। अर्शिया चिल्लाई थी। क्यों उठूं? ये मेरा बेड है। तुम जाओ इस बेड पर सो, जिस पर कल रात थे। जाओ यहाँ से। अर्शिया को रात को बातें याद आई थी, जिसकी वजह से वो क्या बोल गई थी उसको अंदाज़ा खुद भी नहीं था। अर्शिया की बात पर अहान ने उसकी जानिब देखा था, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर ये अल्फाज किसी और ने बोले होते तो अहान शाह उसकी ज़ुबान काट देता, लेकिन अर्शिया का वो कुछ भी नहीं कह पाया था। वो मजबूत सरदार अर्शिया के जामने खुद को कमज़ोर महसूस करता था। ये बात वो समझ नहीं पा रहा था। तुम कहीं जा रही हो क्या? अर्शिया को इतना तैयार देखकर अहान ने सवाल किया। हाँ, जहन्नुम में जा रही हूँ, चलना है? अर्शिया चिड़ी थी। नहीं, तुम अकेले ही जाओ, खुदा हाफिज़। अहान ने ब्लैकेट मुंह तक लिया था। अहान की बात पर अर्शिया को अपने अंदर आग सी लगती हुई महसूस हुई। बेवकूफ़ सरदार हो तुम। अर्शिया ने ब्लैंकेट उतारकर ज़मीन पर फेंका था। क्या हुआ, ब्लैंकेट भी साथ लेकर जाना है क्या? कोई बात नहीं, ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे किस रहम दिल से पाला पड़ा था तुम्हारा। अर्शिया को अहान की सब्र पर हैरानी हुई थी। इन 2 हफ्तों में जितनी बदतमीज़ी अर्शिया ने अहान के साथ की थी, अगर उसने किसी और के साथ की होती तो यकीनन वो शख्स अर्शिया की जान ले चुका होता। बेवकूफ़ सरदार, तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्यों?
अहान शाह को सब मालूम था, लेकिन अर्शिया को तंग करने में उसे मज़ा आने लगा। खान हवेली में दावत है, तुम्हारा होना लाजमी है। क्यों मेरा होना लाजमी क्यों है? अहान के एक और सवाल पर अर्शिया ने अहान को घूरा था। क्योंकि तुम मेरे शोहर हो गलती से, अर्शिया ने चबा चबा कर कहा था। मैं ना आऊँ तो? अहान जानता था कि उसके वहाँ ना जाने से लोग कैसी कैसी बातें बना सकते थे। तो ना आओ, अर्शिया ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। ओके तुम जाओ, मुझे नहीं आना। अहान अब मुँह पर कुशन रखकर लेट चुका था। अर्शिया ने एक नज़र अहान को देखा और कुछ कुछ सोचते हुए वहाँ से चली गई।